हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में, या आप ऐसे बोल सकते हो परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है और किस तरीके से रेसमिक मिक्सचर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है पूरा का पूरा, और हम कैसे रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, उसमें जो भी फॉर्म डाले हुए होते हैं उनको सेपरेट कैसे करा जा सकता है, एनेंटियोमर्स को कैसे सेपरेट करा जा सकता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। और क्या क्या मेथड्स होते हैं तो सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आप देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको एक बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं नीट और जेईई के अंदर, लेकिन हाँ ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको डीपीपीज या सीड्स या गाइड्स जितनी भी होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को आप बहुत सिंपल तरीके से बिना कोई डिफिकल्टली कैलकुलेशन के आप आराम से कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच हो सकती है, वो हम सीखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। देखो, जब भी आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी तो आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, पोलरिमेट्री ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको अपन बोलते हैं, पोलरिमेट्री एक्सपेरिमेंट अपन बोलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि जब हम लाइट को निकोल्स प्रिज्म में से पास करते हैं तो लाइट जो होती है, जो कि नॉन पोलराइज लाइट होती है, वो पोलराइज हो जाती है। और उस पोलराइज लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट नाम देते हैं। जब प्लेन पोलराइज लाइट को एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसकी भी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर अगर हम पास करते हैं तो लाइट का कुछ रोटेशन आता है। वो मॉलिक्यूल जो होता है वो लाइट को रोटेट करता है, या जो सब्सटेंस होता है वो लाइट को रोटेट करता है। अगर नेट रिजल्टेंट जो आता है रोटेशन का वो क्लॉकवाइज आता है तो उसको डी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम लोग एल बोलते हैं। क्लियर है? तो वहां से जो भी रोटेशन आता है, किस तरीके से पूरी लाइट रोटेट करती है, ठीक है, वो सब कितने एंगल पर लाइट ने रोटेशन शो करा है, वो हम निकालते हैं स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर। तो स्पेसिफिक रोटेशन का एक फॉर्मूला आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। यहाँ जो अल्फा होता है इट इज स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा जो होता है वो क्या होता है? एंगल होता है। सही है? एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कितने डिग्री पर रोटेशन हुआ। एल जो होता है वो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। सही है? और C जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन। सही है? तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे डाटा हमें गिवन होते हैं और हमें स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट करना है। या सपोज कि स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि लाइट कितने एंगल पर रोटेट हुई होगी। यहाँ ध्यान रखना, टेम्परेचर का भी इफेक्ट आता है, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे पास में देखो एक और छोटा सा टॉपिक होता है, इसको मैं स्टार कर देता हूँ। एक और पॉइंट है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस। ठीक है? क्या होता है? परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस होता है। अब इससे अगर हम बात करें तो मैं क्या आपको छोटा सा, देखो रेसमिक मिक्सचर जो होता है ना वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं होता है। रेसमिक मिक्सचर कैसा आइडेंटिफाई करा जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रेसमिक मिक्सचर के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो वो इन्हीं सबसे रिलेटेड आता है। तो इसीलिए मैं पूरे वीडियो में ये सारे टॉपिक को कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, एनेंटियोमेरिक एक्सेस को देखने से पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर, अब देखो रेसमिक मिक्सचर कैसे डिफाइन करा जाता है। इट इज इक्विमोलर, इट इज अ equimolar mixture of D and L फॉर्म। ठीक है? अब D और L फॉर्म है, इसका मतलब आप यहां पे क्या लिख सकते हो? एनेंटियोमर भी लिख सकते हो। तो जो एनेंटियोमर्स होते हैं उनका इक्विमोलर मिक्सचर होता है। कैसे? सुनना ध्यान से। अगर हमारे पास सपोज कोई एग्जाम्पल है, और मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये वाला। बताएं इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल। क्या नाम है इसका? 2-ब्यूटेनॉल। अब बताओ 2-ब्यूटेनॉल क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, ये मॉलिक्यूल कायरल है, दिख रहा है।
तो इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, एक तो प्लस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एक माइनस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। सपोज करो कि प्लस फॉर्म मेरे पास में कितना है, प्लस फॉर्म मेरे पास में 70% है, और माइनस फॉर्म कितना है मेरे पास में माइनस फॉर्म 30% है। तो आपको पता करना है कि इसका ओवरऑल रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जब आपने रेसमिक मिक्सचर बनाया होगा तो आपने कुछ, अभी रेसमिक मिक्सचर बनाया नहीं बना वो हम डिफाइन करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान करोगे, सपोज हमारे पास में एक कंटेनर था, उस कंटेनर में हमने प्लस वाला तो डाल दिया, साथ में हमने माइनस वाला भी डाला, लेकिन प्लस वाले के परसेंटेज 70 थे और माइनस वाले के परसेंटेज 30 ही लिए। अब आपको ये पता करना है कि जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया था उस सॉल्यूशन का नेट रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा। तो बहुत सिंपल है, तो अगर हम नेट रोटेशन की बात करें, यहाँ पे नेट रोटेशन सही है। अब देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो अगर आप बात करो कि आपने 70% जो है प्लस उसमें डाला था और 30% माइनस है, तो क्या आप इस 70 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो 40 प्लस 30 है ना। अब देखो 30 प्लस और 30 माइनस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 30 प्लस और 30 माइनस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो नेट रोटेशन आएगा वो प्लस के डायरेक्शन में आएगा, प्लस 40% आएगा, है ना। मतलब कि जो अपने पास में बचेगा यानी नेट रोटेशन वो कौन शो करेगा, प्लस का 40 बच रहा है तो वो प्लस डायरेक्शन में उसका रोटेशन आएगा, यानी डी फॉर्म के अंदर वो दिखेगा हमें। इसी तरीके से सपोज करो कि हमने क्या करा, ये फर्स्ट कंडीशन ले ली, सेकंड कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि मैंने इसको 40% कर दिया और इसको 60% कर दिया, क्या अभी भी इक्विमोलर है? नहीं है, इसके 40% है और इसके 60% है। अब अगर 40% और 60% आ रहा है तो बताओ इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि 60 को हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस में 40 लिख सकते हैं। बताओ माइनस का 40 प्लस का 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस का 40 प्लस का 40 कैंसिल आउट, बचेगा कितना बताओ, माइनस का 20, यानी कि 20% माइनस का बचेगा, तो नेट रोटेशन माइनस की वजह से हमें उस सॉल्यूशन का देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम क्या कर दें, तीसरी कंडीशन ले, मैं 50% क्या ले लेता हूँ, प्लस फॉर्म ले लेता हूँ, मैं 50% ही क्या ले लेता हूँ, माइनस फॉर्म ले लेता हूँ। अब बताओ जितना प्लस है उतना का उतना माइनस है, क्या इक्विमोलर मिक्सचर है? अगर ये इक्विमोलर मिक्सचर है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जितना प्लस डायरेक्शन में सॉल्यूशन में लाइट रोटेट करेगी प्लस डायरेक्शन में, उतना ही माइनस में करेगी। तो बताओ जितना प्लस में रोटेशन हो रहा है उतना को उतना अगर माइनस में रोटेशन हो रहा है तो नेट रोटेशन कितना हो जाता है, नेट रोटेशन यहाँ आ जाएगा 0। और अगर नेट रोटेशन यहाँ 0 आएगा तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, एक इक्विमोलर मिक्सचर होता है डी और एल फॉर्म का। ठीक है, आप आर एस भी लिख सकते हो, आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, एनेंटियोमर भी लिख सकते हो। अब देखो जितना परसेंटेज बच जाता है उसी को हम बोलते हैं एनेंटियोमेरिक एक्सेस। तो परसेंट एक्सेस ऑफ एनेंटियोमर क्या कहलाता है, एनेंटियोमेरिक एक्सेस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज एक्सेस ऑफ एनेंटियोमर। ठीक है, तो परसेंटेज एक्सेस ऑफ एनेंटियोमर जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनेंटियोमर कहलाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना जो परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस होता है उसी को हम लोग आगे चल करके क्या नाम दे देते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी के साथ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और ऑप्टिकल प्योरिटी को अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो मेरे पास में थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्टिकल प्योरिटी। ठीक है, ऑप्टिकल प्योरिटी जो होती है, ध्यान रखना कैसे निकाला जाता है, ऑप्टिकल प्योरिटी निकाला जाता है अल्फा ऑब्जर्व्ड और डिवाइडेड बाय अल्फा प्योर। मतलब कि स्पेसिफिक रोटेशन जो आपने ऑब्जर्व किया है एंड स्पेसिफिक रोटेशन जो उस सॉल्यूशन का प्योर फॉर्म के अंदर है, मल्टीप्लाइड बाय आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, क्योंकि आपको परसेंटेज में चाहिए होता है। ठीक है, और इसी को आप क्या नाम दे सकते हो, इट इज इक्वल टू एनेंटियोमेरिक एक्सेस। तो परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस आप इसको बोल सकते हो। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला होता है डी माइनस एल डिवाइडेड बाई डी प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई 100। सही है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ आप देखोगे कि डी प्लस एल है नीचे की तरफ, सॉरी ये 1 लग रहा होगा आपको, ये हो गया अपने पास एल, तो ऊपर जो है आपके पास में डी माइनस एल है।
अब d माइनस एल है तो आप जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू हो सकता है कई बार नेगेटिव में आ जाए, तो परसेंटेज तो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकते। तो अगर यहाँ नेगेटिव में वैल्यू ना आए इसीलिए हम इसका क्या ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो d माइनस एल डिवाइडेड बाई d प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, एनेंटियोमेरिक एक्सेस बोलते हो। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ये फॉर्मूला बहुत रेयरेस्ट केसेस में यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम केसेस में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? जैसा कि हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं, देखो आप देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इन क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी लंबी कर दी जाती है जिससे आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में निकालना क्या होता है या पूछा क्या गया है, कैसे करना है। तो आप हमेशा क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, और जो चीज़ें आपको दे रखी है उनको बाहर निकालना है, आपको पता चल जाएगा और बहुत सिंपल सा तरीका होगा। सही है? चलो आप एक बार ध्यान से देखो। अब प्योर सैंपल, आपको प्योर सैंपल दे रखा है, किसका दे रखा है, 2-क्लोरोब्यूटीन का। इसका जो रोटेशन है वो 30 डिग्री का रोटेशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर 30 डिग्री रोटेशन आ रहा है। व्हेन अबव सैंपल इज मेड इम्प्योर बाय मिक्सिंग ऑपोजिट फॉर्म, यानी कि इसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्योर कर दिया जाता है। मेड इम्प्योर बाय मिक्सिंग ऑपोजिट फॉर्म, यानी कि इसी का ऑपोजिट फॉर्म मिक्स कर दिया जाता है। तो अभी जो रोटेशन आ रहा है प्लस का 30 डिग्री है ना, तो क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रहेगा तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया 30 डिग्री। तो इसको इम्प्योर करने के लिए हमने माइनस को क्या कर दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया, सो दैट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बिकम 87.5 डी बन जाता है और 12.5% एल बन जाता है। सो आपको क्या निकालना है, देन व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड रोटेशन फॉर द मिक्सचर। तो आपको मिक्सचर के लिए क्या करना है, फाइनल रोटेशन निकालना है। सही है? अब देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं क्या है कि इंक लीक हो चुकी तो हाथ खराब हो चुके। चलो तो आपको किस तरीके से करना है इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे कि प्योर फॉर्म में रोटेशन कितना है। ठीक है, प्योर फॉर्म में रोटेशन आपको दिखेगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का प्योर फॉर्म में रोटेशन आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद में आपको क्या बोला गया है, व्हेन अबव सैंपल इज मेड इम्प्योर बाय मिक्सिंग इट्स ऑपोजिट फॉर्म सो दैट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज बिकम। तो आप देखो आपके पास में जो मिक्सचर है, अब इस मिक्सचर में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, देखो आपको मिक्सचर में मिलेगा 87.5% और 12.5%, दो चीजें मिलेगी, ये आपका डी फॉर्म और ये आपका एल फॉर्म। क्लियर है क्या? अब देखो क्या हम सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, कैसे, मैं इसको 75% लिख रहा हूं और मैं इसको 12.5% लिख रहा हूं, है ना। तो हम 75 प्लस 12.5% लिख सकते हैं। सो देखो 12.5% से 12.5% तो कट जाएगा, बचा हमारे पास 75%। अब ये जो 75% है ये कौन से रोटेशन को शो कर रहा है, ये डी रोटेशन को शो कर रहा है, मतलब कि डी है इसका क्लॉकवाइज रोटेशन इसका आएगा। सही है? तो बहुत सिंपल है। अब देखो अगर आप बात करो कि जो इसका 100% सॉल्यूशन था वो कितना कर रहा था, वो 30 डिग्री कर रहा था, तो बताओ 1%, 100% लिख देता हूँ, 1% कितना करेगा, 1% करेगा आपके पास 30/100। और बताओ अगर हम 75% को यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास में ऑब्जर्व तो 75% है, तो 75% का करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 30/100 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा, 75। सही है? इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर लेना। जो भी आंसर आएगा लगभग इसका जो आंसर आता है प्लस का 22.5% इसका आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मुझे ये डाटा याद है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सही है? आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले आप ये पता कर लो फिर यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर आ जाएगा। आपको ना कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ भी कर सकते हो, d माइनस एल डिवाइडेड बाई डी प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं, बट मेरे को ये सबसे ज़्यादा बढ़िया मेथड लगता है इसीलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आप भी चाहो तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजिली इसका आंसर आ जाता है। फॉर्मूला भी आपको अगर याद नहीं रहता है
तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्लियर है? तो आप यहाँ तक आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा यहाँ पे जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर है? तो फटाफट से आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम मूव करते हैं आगे। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास में 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आपके पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगर हम बात करें तो व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्लेस्ड इन 10 डेसीमीटर ट्यूब, यानी कि अगर हम डाटा को देखें जो हमारे पास में गिवन डाटा है, तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, जो लेंथ ऑफ ट्यूब है आपके पास वो लिखो आप लोग। लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है? 10 डेसीमीटर। वहीं अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपके पास में वेट जो है वो कितना दिया गया? 20 ग्राम, और जो वॉल्यूम है वो आपको दिया गया है 200 ml का। सही है? तो अगर आप यहाँ कंसंट्रेशन की बात करो तो कंसंट्रेशन आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 200, सो ये आ जाएगा आपके पास में 0.1, यानी कि कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.1 है। अगर आप थीटा की बात करो तो आपको यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। सो आपको पता है कि अल्फा इज टू क्या होता है? थीटा बाई सी इंटू एल होता है। सही है? तो अगर आप देखो तो आपको अल्फा निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो स्पेसिफिक रोटेशन आपसे पूछा गया, सो अल्फा आपको निकालना है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, कंसंट्रेशन 0.1 मल्टीप्लाइड बाय आप करोगे 10, तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू अभी भी 30 डिग्री आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा की वैल्यू है ना, एंगल ऑफ रोटेशन की, एंगल ऑफ रोटेशन, अगर आप एंगल ऑफ रोटेशन की बात करो जब डाइल्यूट करा गया है उसको 1 लीटर तक, तो यहाँ आपके पास में जो कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 20, जो कि वेट है इसका, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। सही है? ये आपके पास में कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो अपने पास में आगे क्या मिलेगा, अगर हम इसमें लिखें तो अपने पास में अल्फा इज टू क्या आ जाएगा? थीटा डिवाइडेड बाई सी डॉट एल, यानी सी इंटू एल। सो थीटा की वैल्यू अपने पास में 30 है, हमें थीटा निकालना है। सो थीटा डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू आ गई 0.2, और अगर हम इसमें देखें तो अपने पास में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? एल जो है अपने पास में 10। सही है? और सॉरी यहाँ 0.02 आएगा, मिस्टेक कर देना, 0.02, तो यहाँ पे भी 0.02। सही है? तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब अगर आप इसको देखें तो इसको पूरा इस साइड भेज सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू आपके पास में आएगी 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 10, पॉइंट हटाओ और ये 0 चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 डिग्री का रोटेशन आपके पास में आएगा। तो जब आप इसको जब आप इसको 1 लीटर तक इसको डाइल्यूट करेंगे तो आपके पास में जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना चला जाएगा? वो 6 डिग्री चला जाएगा। सही है? तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि ऑप्टिकली जो है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, ऑप्टिकल प्योरिटी जो है, सॉरी ऑप्टिकल प्योरिटी जो आपको दे रखी है, ऑप्टिकल प्योरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इफ 6 ग्राम प्लस, यानी कि आपको प्लस फॉर्म कितना ग्राम दिया गया है? 6 ग्राम दिया गया। आपको अगर देखना है कि माइनस फॉर्म कितना ग्राम दिया गया है, तो माइनस फॉर्म आपको 2 ग्राम दिया गया है। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? आपके पास में परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस है, वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है d-l डिवाइडेड बाई d+l। अब देखो यहाँ पे आप लोग वेट ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग मोल फ्रैक्शन ले सकते हो, कंसंट्रेशन ले सकते हो, किसी भी टर्म में आप लोग डिस्कस कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम है, ये फॉर्मूला है। सो d आपको कितना दे रखा है? 6 - 2 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 6 + 2 कर दोगे तो कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, सो ये आएगा लगभग 50%, लगभग क्या 50% ही आएगा। क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं? सिमिलर इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी करा जा सकता है। आपको परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकालना है, तो परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस कैसे निकालते हैं? सेम फॉर्मूला d-l डिवाइडेड बाई d+l से कर सकते हो आप लोग, मल्टीप्लाइड बाई 100। आपको एक फॉर्म दी गई है जो कि डी फॉर्म है, वो कितनी है? डी फॉर्म आपको दे रखी है 75%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी मिक्सचर है आपके पास
उसके अंदर 75% तो क्या मिलेगा आपको, 75% आपको मिलेगा डी फॉर्म, और बताओ बचा कुचा जो होगा वो 25% आपको क्या मिलेगा, वो एल फॉर्म मिलेगा। क्लियर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 50 और यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 25 से ये 25 सॉल्व हो जाएगा, तो 50% के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो अपने पास में परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितना आएगा वो हम लोग चेक कर सकते हैं। सो डी की वैल्यू हमारे पास में 75 है, माइनस हम लोग क्या कर देंगे 25 डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं 75 प्लस में हम लोग क्या कर सकते हैं 25, मोड हमने ले रखा है मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये ऊपर बचेगा 50 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 100। सो देखो मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये 100 से 100 सॉल्व हो गया, बचेगा 50। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों ही मेथड ईजी हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों मेथड में अलग अलग आंसर आ रहा है, इससे भी 50% आंसर आया, इससे भी 50% आया, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो हैं आपको खुद से करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और फिर इनका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इनका जो करेक्ट आंसर होगा जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपको करेक्ट आंसर उसी रिप्लाई के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, फिर हम लोग आगे अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो एनेंटियोमर्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर हम लोग देखने वाले हैं, तो आप फटाफट इसको कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन के बारे में। देखो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन क्या होता है, जैसे जो अपने पास में एनेंटियोमर्स होते हैं या जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये मेथड जो होता है इसको डायस्टेरियोमेरिक मेथड भी हम लोग नाम देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर ये डिस्कस करा था। सो एनेंटियोमर में मैंने आपको बताया था कि जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो इनको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। जबकि हमने देखा था कि जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो भी अपने पास में एनेंटियोमर्स होते हैं उन एनेंटियोमर को हम लोग क्या करने वाले हैं, उन एनेंटियोमर का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, किसी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, फिर उसको डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट करेंगे और डायस्टेरियोमर से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जो एनेंटियोमर्स होते हैं उसको पहले डायस्टेरियोमर में बदलेंगे, फिर डायस्टेरियोमर को हम लोग क्या कर देंगे, डायस्टेरियोमर से उनको सेपरेट कर लेंगे। क्लियर है? अब देखो कि किस तरीके से होता है, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सो एग्जाम्पल मेरे पास में कुछ इस तरीके से, देखो अपने पास में ये कंपाउंड है COOH, फिर मेरे पास में इधर है HOH, फिर मैंने यहाँ लिख दिया सपोज करो कि CH3। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, लैक्टिक एसिड नाम दे रहे हैं। और अगर मैं इसी का मिरर इमेज एक कंसिडर करूं तो बताओ क्या अपने पास में ये वाला मॉलिक्यूल होगा, इसका जस्ट मिरर इमेज, यहाँ OH दिखेगा, यहाँ H दिखेगा और यहाँ हमें क्या दिखेगा बताओ, यहाँ मुझे CH3 दिखेगा। क्या बात सही है? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये फॉर्म R मिलेगा और ये फॉर्म मुझे S मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो यहाँ पे एक एनेंटियोमेरिक मिक्सचर बनेगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, एनेंटियोमर। क्या आपको क्लियर है यहाँ तक, एनेंटियोमर? अब देखो क्या होता है, एनेंटियोमर अगर आपने मिक्स कर दिए फिर आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ध्यान से देखना थोड़ा सा आप लोग इस पूरे के पूरे मेथड को। मैं यहाँ से ये मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से देखें। आपके पास में ये कंपाउंड है, यहाँ मेरे पास में H है, मेरे पास में यहाँ OH है, मेरे पास में यहाँ CH3 है। तो मैं इस कंपाउंड को A नाम दे रहा हूँ। मैं इसी तरीके से कंपाउंड B ले रहा हूँ जो कि कुछ आपको ऐसा दिखेगा, COOH, फिर यहाँ मिलेगा आपको HOH, सॉरी यहाँ आपको मिलेगा CH3 और यहाँ आपको मिलेगा COOH। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ आपको एक मिरर दिखेगा और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। बेसिकली मैंने इसका मिरर इमेज नीचे की तरफ बना दिया। तो आपके पास में दो कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के एनेंटियोमर हैं, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो मैं इनकी रिएक्शन क्या करवाऊंगा, एक ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ में मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपके पास में जो भी एसिड होता है RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आपके पास में OH आएगा,
प्लस साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवाते हो तो एसिड और अल्कोहल मिलकर के ही तो क्या बनाते हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। यह है एसिड, यह है अल्कोहल, दोनों से निकाल दो पानी, बन जाएगा ईस्टर। सही समझ में आया? अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा जो है अल्कोहल कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया CH3, मैंने यहाँ लिख दिया H, मैंने यहाँ लिख दिया OH और मैंने यहाँ लिख दिया C2H5। ये मैंने एक अल्कोहल कंसिडर करा। ये अल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली आपको एक्टिव ही लेना है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि जो एनेंटियोमर्स होते हैं उनकी ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ में जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपको इसके साथ भी रिएक्शन करवाना है, आपको इसके साथ भी रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या करना है, आपको इस एसिड को अल्कोहल दे देना है। और आपको पता है अल्कोहल देने के बाद तो बड़े बड़े अलग हो जाते हैं, तो ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, सही है ना। तो ये दोनों क्या है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, ये दोनों अलग नहीं हो रहे थे, तो फिर हमने क्या किया, इनको जम करके अल्कोहल दे दिया। अब ये अल्कोहल के साथ में रहेगा, ये भी अल्कोहल के साथ में रहेगा, फिर इनको धीरे से हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, इनको पता नहीं चलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपके पास में एसिड और ये है आपके पास में अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल से जो रिएक्शन होती है वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ आपके पास में आएगा O, फिर यहाँ आपके पास में आएगा कुछ इस तरह के कंपाउंड, और यहाँ आपको क्या मिलेगा CH3, फिर यहाँ क्या मिलेगा बताओ C2H5, और फिर यहाँ क्या मिलेगा H मिलेगा, और यहाँ आपको क्या मिलेगा H, यहाँ क्या मिलेगा OH, और यहाँ क्या मिलेगा CH3। क्या ये ईस्टर बन गया? बहुत सिंपल तरीके से ईस्टर बन गया। सिमिलर इसी तरीके से आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा CH3, और फिर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ आपको OH मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा COH। तो अब की बार रिएक्शन यहाँ होगी, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ आपके पास में आएगा ऑक्सीजन, और इसी के साथ आप रिएक्शन आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपको नीचे की तरफ क्या मिल जाएगा, नीचे की तरफ मिलेगा C2H5, और यहाँ आपको क्या मिलेगा CH3, और यहाँ आपको मिलेगा H। आप ध्यान से देख सकते हो, दे आर डाइस्टीरियोमर्स, दे आर डाइस्टीरियोमर। और अगर ये डाइस्टीरियोमर हैं तो बताओ क्या डाइस्टीरियोमर को आराम से सेपरेट करा जा सकता है? हम डाइस्टीरियोमर को किसी भी फिजिकल मेथड यानी कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो दे कैन, हम क्या लिख सकते हैं, दे कैन इजीली सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करके हम इन दोनों को आराम से सेपरेट कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे कंफर्म भी कर सकते हो कि ये डाइस्टीरियोमर है या फिर नहीं है। आप क्या करो, हर कायरल सेंटर से RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो। वहाँ अगर आप RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करोगे तो आपको बताया गया था कि अगर यहाँ तो देखो R का S बन रहा है, लेकिन यहाँ R का R ही रहेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर है। और जब ये डाइस्टीरियोमर बन जाते हैं तो हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डाइस्टीरियोमर्स मेथड जो है वो सिर्फ एक मेथड नहीं है, ऐसे दूसरे मेथड्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम लोग एनेंटियोमेरिक मिक्सचर जो होता है या एनेंटियोमर्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है, जो सबसे ज़्यादा NCERT फॉलो करती है, वो है आपके पास डाइस्टीरियोमेरिक मेथड। इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई एक मिक्सचर दे दिया जाएगा, उसके साथ में रिएक्शन करवा के आपको उन दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा तो नहीं आते हैं, बहुत थोड़े आते हैं। बस आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे। सपोज करो कि आपको एक मिक्सचर दिया गया और 4 ऑप्शन दे दिए गए कि आप किस रिएजेंट का यूज़ करके इन 2 मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, तो आपको वो मेथड पता होना चाहिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे, जो कि रेसेमिक मिक्सचर बेस्ड यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल जो आपके पास में प्योरिटी थी, और परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस है जो स्पेसिफिक रोटेशन है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे, वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो आप क्या करना, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, जितने भी दूसरे हो सकते हैं उनको भी प्रैक्टिस करना। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम लोग मीजो कंपाउंड स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने पहले ये टॉपिक करा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीजो कंपाउंड को डिस्कस करेंगे और
फिर उसके अंदर भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी ऑप्टिकल, ये जो पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लें। क्लियर है? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और वो भी वीडियो देख सकते हैं ये वाला, अगर उनको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।